हाय एवरीवन, वेलकम टू निम्बस आईएएस। आज हम 2023 की ज्योग्राफी से पूछे गए यूपीएससी के क्वेश्चन से डील करेंगे कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए थे एंड उन क्वेश्चन को किस तरीके से डील किया जा सकता था और क्या मेजर चेंजेस 2023 में आए हैं। अगर आप देखो, उससे पहले 2023 से पहले ज्यादातर जो है एलिमिनेशन मेथड अप्लाई होता था क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, तो वो जो है थोड़ा सा इजियर साइड हो जाता था क्वेश्चन। लेकिन 2023 में क्या चीजेज आए हैं कि वो एलिमिनेशन मेथड को ही एलिमिनेट कर दिया है यूपीएससी ने। अब जो है क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा और टफर साइड में हो गया है, क्योंकि आपको तीनों ही स्टेटमेंट, चारों ही स्टेटमेंट, जितनी भी स्टेटमेंट दी है उनकी एक तरीके से पूरी तरह से नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप उस क्वेश्चन को टैकल कर सकते हो। तो इस वजह से जो है काफी बच्चे जो है यहाँ पे इन क्वेश्चंस को डील नहीं कर पाते, बिकॉज उनको उतनी क्लैरिटी नहीं होती उन स्टेटमेंट की। अगर आपको एक स्टेटमेंट की क्लैरिटी है, दो स्टेटमेंट की क्लैरिटी है, यहाँ पे क्या है कि आपको क्लियरिटी हर स्टेटमेंट के रिगार्डिंग होनी चाहिए, तभी आप वहां पे जो है ऑप्शन को टिक कर सकते हो। बिकॉज पहले क्या आता था, 1 एंड 2, 2 एंड 3, इस प्रकार के ऑप्शंस आते थे। अब क्या है, ओनली 1 इज ट्रू, 2 स्टेटमेंट इज ट्रू। तो यहाँ पे जो है अब जो है वो एलिमिनेशन मेथड ही खत्म हो चुका है। अब किस तरीके से यूपीएससी का एवोल्यूशन देखने को मिल रहा है, उसी तरीके से हमारी प्रिपरेशन का भी एवोल्यूशन होना चाहिए। हमें जो है क्या करना है, डेप्थ में स्टडी करनी है उसके रिगार्डिंग। पहले जिस तरीके से हम मैपिंग की बात कर रहे हैं या फिर ज्योग्राफी के दूसरे पर्सपेक्टिव की बात कर रहे हैं, वहां पे भी किस तरीके के क्वेश्चंस पहले पूछे गए हैं उनको तो ध्यान में रखना ही है। लेकिन 2023 का एग्जाम जो है काफी ज्यादा आई ओपनर है, क्योंकि अगर आपको 2024 एग्जाम क्रैक करना है तो आपको 2023 के एग्जाम के बेस पे आपको अपनी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। और 2023 में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं ज्योग्राफी के, वो क्वेश्चन जो है थे तो इजियर साइड में क्वेश्चन, लेकिन उन क्वेश्चंस को डील करने के लिए आपको जो है तीनों ही स्टेटमेंट या फिर दोनों ही स्टेटमेंट के बारे में जानकारी होनी चाहिए, तभी आप उन क्वेश्चन से डील कर सकते थे। ठीक है, तो यहाँ पे 2023 में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके रिगार्डिंग हम डिस्कस करेंगे, और किस प्रकार से क्वेश्चन जो है आने वाले टाइम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, उन पे एक रोशनी डालेंगे। सो देखते हैं क्या है 2023 के क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन जो 2023 में पूछा हुआ था, दैट इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पे 3 स्टेटमेंट दी है, आपको तीनों ही स्टेटमेंट आनी चाहिए। अगर आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आपको तीनों ही स्टेटमेंट आनी चाहिए। पहले क्या होता था, पहले होता था 1 एंड 2 इज ट्रू, 2 एंड 3 इज ट्रू, 1 2 3 इज ट्रू। तो इसमें क्या होता था, इजियर हो जाता था क्वेश्चन, क्योंकि अगर आपको एलिमिनेट करना आता है तो आप एलिमिनेट करके यहाँ पे आंसर तक पहुंच जाते थे। लेकिन अब क्या है कि तीनों ही स्टेटमेंट आपको पता होना चाहिए कि कौन सी स्टेटमेंट गलत है, कौन सी स्टेटमेंट सही है। अगर यहाँ पे स्टेटमेंट को रीड करते हैं, पूछा क्या गया है कि कौन सी स्टेटमेंट सही है, करेक्ट कौन सी स्टेटमेंट है। अगर इन तीनों में स्टेटमेंट को रीड करते हैं, पहली स्टेटमेंट क्या बोल रही है, पहली स्टेटमेंट बोल रही है कि झेलम रिवर पासेस थ्रू बुल्लर लेक। अब बुल्लर लेक जो है फ्रेश वाटर लेक है जेएंडके में, तो यहाँ पे झेलम रिवर जो है ये भी वहां पे फ्लो होती है, बैरीनाग रीजन से निकलती है। तो यहाँ पे ये कह रही है कि झेलम रिवर किससे पास होती है, बुल्लर लेक से। दूसरी स्टेटमेंट बोल रही है कृष्णा रिवर डायरेक्टली फीड्स, किसको फीड करती है डायरेक्टली, दैट इज कोलेरू लेक। अगेन आंध्र प्रदेश में है, कृष्णा रिवर भी आंध्र प्रदेश से फ्लो होती है। तीसरी स्टेटमेंट बोल रही है मियांडरिंग ऑफ गंडक रिवर फॉर्म कन्वर लेक। जो गंडक रिवर है, जो कि एक ट्रिब्यूटरी है, लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी किसकी, गंगा रिवर की, वो जो है क्या फॉर्म करती है इसके मियांडर के थ्रू, दैट इज कन्वर लेक। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट बता रही है। अब हमें तीनों ही स्टेटमेंट आनी चाहिए इन ऑर्डर टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो पूछा गया है, यहाँ पे अगर आप देखो, दैट इज ओनली 1 इज ट्रू, इसमें से एक ही सही है, ओनली 2 इज ट्रू, इसमें से 2 स्टेटमेंट सही है, ऑल 3 सही है। तो यहाँ पे जो है हमें तीनों ही स्टेटमेंट का कुछ नॉलेज होनी चाहिए, तभी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर झेलम रिवर की बात करें, झेलम रिवर बैरीनाग रीजन से निकलती है जेएंडके में, और ऑब्वियसली ये जो है पास करती है किससे, बुल्लर लेक से पास करती है, बुल्लर लेक के थ्रू, जो कि एक फ्रेश वाटर लेक है इंडिया की। बुल्लर लेक, डल लेक, ये फ्रेश वाटर लेक है। अगर लद्दाख वाले रीजन में देखो तो पेंगोंग सो लेक, सोमोरिरी लेक क्या है, सॉल्ट वाटर लेक। ठीक है, सेलाइन लेक कौन सी है इंडिया में, या फिर फ्रेश वाटर लेक कौन सी है इंडिया में, इसके रिगार्डिंग आपको जानकारी होनी चाहिए। सांबर लेक कुछ फेमस लेक है, चिली का अगर बात करें, पुलिकट की बात करें, इनके रिगार्डिंग आपको जो है मैपिंग जानकारी होनी चाहिए। इस तरीके से बात करते हैं कृष्णा रिवर, कृष्णा रिवर जो है डायरेक्टली फीड करती है अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट किसको, कोलेरू लेक को। तो ये जो है रॉन्ग स्टेटमेंट है, कोलेरू लेक को ये डायरेक्टली फीड नहीं करती। ठीक है, यहाँ पे कृष्णा रिवर जो है फ्लो कहां से करती है, महाराष्ट्र कर्नाटक वाले रीजन से, और फिर जाती है कहां पे, आंध्र प्रदेश वाले रीजन में। लेकिन ये जो है कोलेरू लेक जो कि लोकेटेड है कहां, आंध्र प्रदेश में, लेकिन यहाँ पे इसको डायरेक्टली फीड नहीं करती। इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें जो है जितनी भी इंडिया की लेक्स है, फेमस लेक्स है, और जितनी भी इंडिया की फेमस रिवर है, उनकी जो किस कहां कहां फ्लो होती है, किस किस रीजन में फ्लो होती है, उनके रिगार्डिंग हमें बेसिक जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, मैपिंग जानकारी होनी चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन को टैकल कर सकते थे।
तो यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट है ये गलत है। थर्ड स्टेटमेंट की अगर बात करें, मियांडरिंग करती है, ऑब्वियसली मियांडरिंग करती है कौन सी रिवर? गंडक रिवर। ठीक है, गंडक रिवर जो है हिमालय से निकलती है और ये लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी है किसकी? गंगा की, और ये यूपी और बिहार वाले रीजन में फ्लो होती है। ठीक है, यूपी और बिहार वाले रीजन में फ्लो होती है और किस में मिल रही है ये, और क्या फॉर्म करती है ये? एक लेक बनाती है, ऑक्सबाउ लेक की बात कर रहे हैं यहाँ पे एक लेक बनाती है, दैट इज कन्वर लेक, ऐसा ये स्टेटमेंट बोल रही है और ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही बोल रही है। कन्वर लेक कहाँ है? दैट इज इन बिहार रीजन। ठीक है, तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट सही है। इसके लिए हमें क्या करना है, जो फेमस ऑक्सबाउ लेक है इंडिया की, बिकॉज ये ज्योग्राफी आपको थोड़ी सी डेप्थ में पढ़नी पड़ेगी उस रिगार्डिंग, और मैपिंग स्टडी आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट सही बोल रही है, गंडक रिवर के रिगार्डिंग जो स्टेटमेंट है। जो स्टेटमेंट कृष्णा रिवर के रिगार्डिंग है दैट इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। जो स्टेटमेंट झेलम रिवर के रिगार्डिंग है दैट इज अ ट्रू स्टेटमेंट। तो रिवर के रिगार्डिंग नॉलेज होनी चाहिए आपको और लेक्स के रिगार्डिंग नॉलेज होनी चाहिए, और उनकी जो इंडिया में लोकेशन है एग्जैक्टली उसके रिगार्डिंग एक बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन को टैकल कर सकते थे। ठीक है, तीनों ही स्टेटमेंट के रिगार्डिंग आपको नॉलेज होनी चाहिए। तो इसका आंसर क्या होना था? 1 और 3, दो स्टेटमेंट सही है, तो ओनली टू स्टेटमेंट आर करेक्ट। ठीक है, तो बी शुड बी द आंसर। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को टैकल करना था। अगर यहाँ पे अगर मैप देखते हैं कि मैपिंग में किस प्रकार से रिप्रेजेंट किया है, यहाँ देखो बुल्लर लेक यहाँ पे है। बुल्लर लेक कहाँ लोकेटेड है? दैट इज इन J&K रीजन। तो यहाँ पे जो है कौन सी रिवर बह रही है? दैट इज झेलम रिवर। एग्जैक्टली अगर आप देखोगे तो झेलम रिवर इसके क्रॉस करती है बुल्लर लेक को। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे जो कौन सी रिवर है दैट इज गंडक रिवर। गंडक रिवर यहाँ देखने को मिल रही है आपको यूपी बिहार वाले रीजन में। ठीक है, और यहाँ पे ये मियांडर करती है। मियांडर मीन्स एक सांप की तरह ऐसे मूवमेंट होती है इसकी, प्लेन्स में मियांडरिंग होती है। तो और यहाँ पे जो है लेक बनाती है मियांडर करते हुए, दैट इज कन्वर लेक। ठीक है, ये लेक पूछी थी। इसी तरीके से यहाँ पे कृष्णा रिवर के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा था। कृष्णा रिवर के रिगार्डिंग कि यहाँ पे कौन सी लेक को फीड करती है डायरेक्टली? दैट इज कोलेरू लेक, जो कि गलत है स्टेटमेंट। ठीक है, कोलेरू लेक जो है दैट इज नॉट लोकेटेड ऑन कृष्णा रिवर। कोलेरू लेक ये है। तो यहाँ इंडिया के रिस्पेक्ट में कौन कौन सी लेक फेमस है आपको पता होना चाहिए। बुल्लर लेक, कुछ वेटलैंड्स के नाम मेंशन है यहाँ पे, लेकिन ये लेक जो है काफी फेमस है। चिलिका लेक, भितरकनिका लेक, ये कईयों बार एग्जाम में पूछी गई है। मैनग्रोव भी है, दीपोर व्हील काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है। आसाम में है लोकटक लेक। लोकटक लेक के रिगार्डिंग में क्वेश्चन आ जाता है क्योंकि काफी क्रिटिकल है लेक है ये। ठीक है, वेटलैंड भी है हमारा, और ये जो है मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड का भी पार्ट है। ठीक है, किसकी बात कर रहा हूं मैं? लोकटक की। तो यहाँ पे इसी तरीके से आपको पता होनी चाहिए सांबर लेक कुछ फेमस है, ये भी मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड का पार्ट है। कोलेडो नेशनल पार्क। ठीक है, तो इनके क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं इनके रिगार्डिंग। इसी तरीके से कुछ फेमस लेक्स मेंशन है यहाँ पे। इस तरीके से जो हिमालय से निकलती है रिवर, उनकी ट्रिब्यूटरीज कहाँ कहाँ फ्लो होती है, कहाँ से ओरिजिन है। ठीक है, अगर कुछ फेमस लेक्स इसके रिगार्डिंग यहाँ पे लोकेटेड है। अगर आप बात करो जैसे चंबल रिवर है, तो चंबल रिवर के अराउंड अगर कौन सी फेमस लेक है? दैट इज महाराणा प्रताप सागर या फिर गांधी सागर, इस टाइप के सागर फेमस है। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे डिफरेंट लेक जहां जहां से निकलती है उनके रिगार्डिंग आपको एक बेसिक आइडिया होना चाहिए कि कौन सी लेक है जो नियर बाय है किसी रिवर के। ठीक है, उनके रिगार्डिंग आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और इस बेस पे क्वेश्चन पूछा गया था 23 में। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन जो पूछा गया था वो पोर्ट। इंडिया में जो है 12 मेजर पोर्ट है। ठीक है, उनके रिगार्डिंग जो क्वेश्चन पूछा हुआ था कि इन पोर्ट को प्राइवेटली ओन करता है कि ये जो है गवर्नमेंट के ओनर में है। ठीक है, उनके रिगार्डिंग क्वेश्चन है, या फिर कौन सा क्वेश्चन जो है कमर्शियल बेसिस पे है, यहाँ पे उनके रिगार्डिंग यहाँ पे पेयरिंग में क्वेश्चन है। पहला पोर्ट के रिगार्डिंग गिवन है, देन किसके लिए वो फेमस है वो पोर्ट। ठीक है, करेक्टली मैच करना है आपने। तो आपको तीनों ही पोर्ट की रिगार्डिंग जानकारी होनी चाहिए। अगर यहाँ पे बात करें कमराज पोर्ट, कमराजकर पोर्ट या फिर जर पोर्ट, कमराजर पोर्ट, ये जो है इसको एनोर पोर्ट भी कहते हैं, उसका नया नाम है। ठीक है, एनोर पोर्ट। तो यहाँ पे इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा है। इसके रिगार्डिंग क्या बोला है कि फर्स्ट मेजर पोर्ट इन इंडिया रजिस्टर्ड एज ए कंपनी। ये जो है पहला मेजर पोर्ट है इंडिया का जो कि कंपनी के तहत रजिस्टर हुआ था अंडर कंपनीज एक्ट। ठीक है, दूसरा है दैट इज मुद्रा पोर्ट। मुद्रा पोर्ट जो है गुजरात में है और काफी फेमस पोर्ट है, अदानी ग्रुप के अंदर आता है ये। ठीक है, अदानी एंटरप्राइज के अंदर आता है ये मुद्रा पोर्ट। यहाँ पे बोला है इसको इट इज लार्जेस्ट प्राइवेटली ओन पोर्ट इन इंडिया। प्राइवेटली ओन पोर्ट इंडिया, ठीक है, लार्जेस्ट प्राइवेटली ओन पोर्ट है। फिर उसके बाद विशाखापट्टनम की बात हो रही है। विशाखापट्टनम पोर्ट जो है दैट इज लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, कंटेनर पोर्ट जो है लार्जेस्ट इंडिया का। अगर यहाँ पे पोर्ट्स की बात करें, चाहे आप फिर मुद्रा पोर्ट की बात करें, कांडला पोर्ट की बात करें, इसी तरीके से पारादीप पोर्ट की बात करें, विशाखापट्टनम पोर्ट की बात करें, चेन्नई पोर्ट की बात करें, कोचिन पोर्ट है, मर्मगोवा पोर्ट है। ठीक है,
तो आपको जो है बेसिक पोर्ट जो 12 मेजर पोर्ट्स है उनकी रिगार्डिंग जानकारी होनी चाहिए, और उनके रिगार्डिंग यहाँ पे क्वेश्चन पूछा हुआ है। जैसे यहाँ पे अगर बात करें ये एन्नोर पोर्ट की, जिसको कामराजर पोर्ट भी बोल रहे हैं, ये कहाँ पे लोकेटेड है, दैट इज इन तमिलनाडु, ठीक है, तमिलनाडु में लोकेटेड है, और ये कंपनी एक्ट के तहत रजिस्टर हुआ है, फर्स्ट मेजर पोर्ट, ठीक है। ये जो है स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ये पेयरिंग। अगर आप मुद्रा पोर्ट की बात करें, जैसे मैंने कहा कि अदानी एंटरप्राइजेस को कंट्रोल करता है, वो ओन करता है, ठीक है, और ये गुजरात में लोकेटेड है, और ये सबसे लार्जेस्ट प्राइवेटली ओन पोर्ट है इंडिया का। उसके साथ साथ विशाखापट्टनम पोर्ट की बात करते हैं, विशाखापट्टनम पोर्ट कहां लोकेटेड है, दैट इज आंध्र प्रदेश। लेकिन ये लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट नहीं इंडिया का। पहले क्या था, लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट जो इंडिया का था दैट इज जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट कहां पे है, मुंबई में। लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट ऑफ इंडिया नवा शिवा, ठीक है। लेकिन अब जो है लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट ऑफ इंडिया भी मुद्रा पोर्ट ही है, ठीक है। अब जो है लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट ऑफ इंडिया जो है कौन सा पोर्ट है, दैट इज मुद्रा पोर्ट। तो ये स्टेटमेंट, ये जो पेयरिंग है यहाँ पे, ये गलत है, ठीक है। रेस्ट ऑफ द टू पेयरिंग जो यहाँ पे प्राइवेटली ओन पोर्ट लार्जेस्ट दैट इज मुद्रा पोर्ट, अदानी ग्रुप एंटरप्राइज, और ये एनोर पोर्ट है, ठीक है, ये पोर्ट क्या है, दैट इज रजिस्टर एज ए कंपनी, रजिस्टर हुआ है अंडर कंपनीज एक्ट, ठीक है। तो ये जो दो पेयरिंग है दैट इज राइट पेयरिंग। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या होना था, ओनली टू पेयरिंग इज करेक्ट, बी शुड बी द आंसर, ठीक है। यहाँ पे अगर आप 12 मेजर पोर्ट की बात करो तो इंडिया में कहां कहां लोकेटेड है, कांडला पोर्ट की बात करते हैं, फॉलोड बाय मुंबई। कहां कहां लोकेटेड है मेजर पोर्ट्स, यहाँ पे दैट इज टॉप में है कांडला पोर्ट, गल्फ ऑफ कच्छ वाले रीजन में। इसी तरीके से बॉम्बे, इसी तरीके से जवाहरलाल नेहरू पोर्ट की बात कर रहे हैं, दैट इज इन मुंबई, ये जो मुंबई रीजन में है। इसी तरीके से गोवा में बात करें तो मर्मगोवा पोर्ट, आप कर्नाटक में बात करोगे तो मैंगलोर पोर्ट काफी फेमस है, ठीक है। तो उसके बाद कोचीन पोर्ट है, तुतीकोरिन पोर्ट है, चेन्नई पोर्ट है, विशाखापट्टनम पोर्ट, पारादीप पोर्ट, कलकत्ता पोर्ट, ये जो है मेजर पोर्ट्स में आते हैं। इसी तरीके से जो है डिफरेंट पोर्ट्स जो फेमस पोर्ट्स है उन्हीं के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा हुआ था। अब यहाँ पे इनकी थोड़ी सी प्रॉपर्टीज, कौन सा सबसे बड़ा कंटेनर होल्डिंग पोर्ट है, कौन सा सबसे बड़ा पोर्ट है, कौन से पोर्ट से सबसे ज्यादा इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, इनके रिगार्डिंग थोड़ी सी बेसिक जानकारी होनी चाहिए आपको, क्योंकि इनके रिगार्डिंग क्वेश्चन जो है अब पूछे जा रहे हैं, ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आपको एक बेसिक आइडिया होना चाहिए कौन सा पोर्ट किसके लिए फेमस है, ठीक है। और अदानी पोर्ट तो काफी न्यूज में भी रहता है उसके रिगार्डिंग, तो उसके रिगार्डिंग जो है क्वेश्चन पूछा हुआ है, दैट इज, तो उसका आंसर क्या होना था, दैट इज ओनली टू स्टेटमेंट इज ट्रू। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वेजिटेशन के आधार पे क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी में भी गिवन है, वेजिटेशन के आधार पे क्वेश्चन है। तो यहाँ पे वेजिटेशन बताइए कि 3 ट्रीज है, कौन कौन से, जैक फ्रूट की बात कर रहे हैं, महुआ की बात करें, टीक की बात करें, उनके साइंटिफिक नेम दिए हुए हैं, ठीक है। और क्या है कि ये डिसिडियस ट्रीज कौन से है इनमें से। अगर आप जैक फ्रूट की बात करते हैं, जैक फ्रूट की बात करते हैं तो ये एवरग्रीन ट्रीज है, और स्टेट फ्रूट है किसका, केरल का, केरला वाले रीजन का, ठीक है। ये जो है एवरग्रीन ट्रीज में आता है जैक फ्रूट। अगर यहाँ पे बात करें महुआ की या फिर टीक की, ये जो है डेसिडियस फॉरेस्ट में आता है इंडिया के। इंडिया में डिफरेंट टाइप की वेजिटेशन है, एवरग्रीन है, सेमी एवरग्रीन है, डेसिडियस है, डेसिडियस में भी बेड डेसिडियस, ड्राई डेसिडियस, ठीक है। इसी तरीके से माउंटेनियस वेजिटेशन है, लिथोरल एंड स्वयं वेजिटेशन है। डिपेंड किस पे करता है ये डिपेंड करता है कि टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन का रेट कितना है वहां पे, ठीक है। टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन इसको क्लासिफाई करती है, ठीक है। तो किस प्रकार से वेजिटेशन वेरी कर रही है इंडिया की, और एल्टीट्यूड के बेसिस पे भी ये वेरी करता है, ठीक है। तो जैक फ्रूट जो है, जो कि गिवन है यहाँ पे, दैट इज इन ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में मिलेगा आपको। अगर यहाँ पे महुआ और टीक की बात करोगे, दैट इज इन डेसिडियस ट्री। तो यहाँ पे दो स्टेटमेंट या फिर दो जो गिवन ट्रीज है वो सही है, एंड फर्स्ट वन इज रॉन्ग। तो ये हमारा आंसर क्या होना था, दैट इज ओनली टू पेयर, यहाँ पे जो स्टेटमेंट है दैट इज ट्रू, ठीक है। तो बी शुड बी द आंसर। यहाँ देखो अब, दैट इज एवरग्रीन ट्री की अगर बात करें, हमारे को एवरग्रीन फॉरेस्ट या फिर वेजिटेशन की बात करें तो आपको वेस्टर्न रीजन में देखने को मिलेगी, ठीक है। इसी तरीके से आपको नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में देखने को मिलेगी, ठीक है। अगर यहाँ पे डेसिडियस की बात करोगे तो ये वाला जितना भी इंडो गैंगेटिक प्लेन वाले रीजन है, ठीक है, यहाँ के एडजेसेंट में जो रीजन है आपको डेसिडियस फॉरेस्ट में देखने को मिलेगा। इसी तरीके से थॉर्नी फॉरेस्ट या फिर डेजर्ट फॉरेस्ट कहाँ देखने को मिलेगा, थार रीजन में, ठीक है। इस रीजन में आपको इस तरह की वेजिटेशन देखने को मिलेगी। हिमालयन फॉरेस्ट, हिमालयन बेल्ट जितनी भी है वहां पे माउंटेनियस वेजिटेशन, या फिर साउथ इंडिया में बात करें तो शोलाज देखने को मिलेंगे आपको, ठीक है। तो माउंटेनियस वेजिटेशन भी ऑन द बेसिस ऑफ एल्टीट्यूड डिसाइड होती है। सब ट्रॉपिकल रीजन है सबसे लोएस्ट लेवल पे, फिर उसके बाद टेम्परेट रीजन, टेम्परेट में भी टेम्परेट बेट है, ड्राई है, सब एल्पाइन है, एल्पाइन है। तो डिफरेंट टाइप की वेजिटेशन है। और कहीं पे कौन से ट्री पाए जाते हैं, मोहोगिनी पाया जाता है, रोजवुड पाया जाता है, कहाँ पे, इस रीजन में जहां पे एवरग्रीन वेजिटेशन है। और तीक महुआ कहाँ पाया जाता है, दैट इज डेसिडियस रीजन में, ठीक है।
तो यहाँ पे कौन कौन से ट्री कहाँ पाए जाते हैं उनके रिगार्डिंग आपको जो है बेसिक जानकारी होनी चाहिए। ये जो है एनसीईआरटी में गिवन होता है। तो ये जो क्वेश्चन आया है बेसिकली एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। इसका आंसर क्या होना था हमारा, दैट इज ओनली 2। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या पूछा हुआ है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पे 3 स्टेटमेंट गिवन है और पूछिए कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सी स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट है। अगेन ये डाटा है, जैसे इकोनॉमिक सर्वे में डाटा गिवन होता है उनके रिगार्डिंग जो है डाटा गिवन है यहाँ पे, ठीक है। उसी से जो है डाटा गिवन है यहाँ पे। इंडिया हैज मोर एरिएबल एरिया देन चाइना, जहां पे जो है कल्टीवेशन पॉसिबल है, कल्टीवेशन होती है, ठीक है, वो इंडिया में ज्यादा है चाइना के कंपैरिजन में, ऐसा स्टेटमेंट बोल रही है। सेकंड बोल रही है द प्रोपोर्शन ऑफ इरिगेटेड एरिया, इरिगेटेड एरिया का जो प्रोपोर्शन है इंडिया में इज मोर इन इंडिया कंपेयर टू चाइना, चाइना के रिस्पेक्ट में कंपैरिजन हो रहा है, ठीक है। चाइना के रिस्पेक्ट में ये कहा जा रहा है कि जो यहाँ पे कल्टिवेटेड एरिया है वो ज्यादा है कंपेयर टू चाइना। इसी तरीके से इरिगेटेड एरिया भी कंपेयर टू चाइना जो है ज्यादा है इंडिया में, ठीक है। एवरेज प्रोडक्टिविटी अगर बात करें पर हेक्टर इंडिया में इज इन इंडिया, इंडियन एग्रीकल्चर इज हायर देन दैट ऑफ चाइना, चाइना से जो है एवरेज प्रोडक्टिविटी भी हायर है, ऐसी थर्ड स्टेटमेंट बोल रही है। अब ये जो है यहाँ पे इकोनॉमिक सर्वे से उठाया हुआ क्वेश्चन है, तो यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है इंडिया और चाइना का, ठीक है, एग्रीकल्चर बेस पे। अगर यहाँ पे पहली स्टेटमेंट की बात करें तो ये स्टेटमेंट ट्रू होती है। यहाँ पे एग्जैक्ट डाटा मैं आपको प्रोवाइड करूंगा कि यहाँ पे किस तरीके से ये स्टेटमेंट ट्रू है। इसी अगर सेकंड स्टेटमेंट की बात करें, इरिगेटेड एरिया इंडिया में अगेन इरिगेटेड एरिया ज्यादा है कंपेयर टू चाइना, ठीक है। यहाँ पे इरिगेटेड एरिया ज्यादा है, अबाउट 48%, चाइना में अबाउट 40% के अराउंड इरिगेटेड होता है, ठीक है। अगर यहाँ पे बात करें एवरेज प्रोपोर्शन किसकी पर हेक्टर प्रोडक्शन की अगर बात करें इंडियन एग्रीकल्चर में, तो हायर है चाइना से, नहीं, चाइना में हायर है, यूएस में हायर है कंपेयर टू इंडिया एवरेज प्रोडक्शन, ठीक है, पर हेक्टर की अगर बात करें, ठीक है। तो ये जो स्टेटमेंट है थर्ड स्टेटमेंट दैट इज रॉन्ग और फर्स्ट 2 स्टेटमेंट आर ट्रू स्टेटमेंट। तो हमारा जो आंसर बनना था दैट इज 1 and 2, इट मींस ओनली 2, ठीक है, बी शुड बी द आंसर। इसके लिए हमें क्या करना है, इकोनॉमिक सर्वे पढ़ना है। इकोनॉमिक सर्वे से इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कंपैरिजन किया है इंडिया और चाइना को। तो अगर यहाँ पे बात करें, अगर एरिएबल एरिया की बात करें, अगर कंट्री इंडिया में बात करें तो इंडिया में कितना है, दैट इज अराउंड दिस, ये जो है 50.4% के अराउंड है। इन कंपैरिजन अगर यहाँ पे चाइना की बात करेंगे तो इतना ही है, ठीक है, दैट इज 11.3%। अगर यहाँ पे एरिया की बात करते हैं, अगर यहाँ पे एरिया किलोमीटर में भी बात करें, किलोमीटर स्क्वायर में, इंडिया का जो एरिएबल एरिया है दैट इज मोर कंपेयर टू चाइना। इसी तरीके से अगर बात करें इंडिया में, अगर परसेंटेज की बात करें किस तरीके से यहाँ पे इरिगेटेड एरिया है, इरिगेटेड एरिया इंडिया में एट अबाउट 48% के अराउंड है। यहाँ पे चाइना की अगर बात करेंगे दैट इज 40 to 41%, चाइना में इरिगेटेड एरिया है। तो हमारी जो 2 स्टेटमेंट है पहली वो सही हो जाती है, ठीक है। अगर यहाँ पे पर हेक्टर प्रोडक्शन की बात करें, पर हेक्टर प्रोडक्शन जो है चाइना में ज्यादा है, ठीक है, चाइना में पर हेक्टर प्रोडक्शन ज्यादा है। कितना ज्यादा है, अगर इंडियन एग्रीकल्चर की बात करें पर हेक्टर दैट इज 2.4 टन प्रोड्यूस होता है राइस, इसी तरीके से 3 टन प्रोड्यूस होता है क्या, बीट। अगर इसी रिस्पेक्ट में चाइना की बात करें, चाइना में कितना प्रोडक्शन होती है पर हेक्टर, राइस की प्रोडक्शन देखने को मिलती है कितनी, दैट इज 6.7 टन पर हेक्टेयर। अगर बात करें यहाँ पे बीट की दैट इज 5 टन पर हेक्टेयर। तो ये जो है राइस की प्रोडक्शन कितनी है, बीट की प्रोडक्शन कितनी है, इसका डाटा जो है इकोनॉमिक सर्वे में गिवन होता है। तो इसके रिगार्डिंग जो है क्वेश्चन पूछा हुआ है और आपको तीनों ही स्टेटमेंट जो है उनकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन को डील कर सकते हो, ठीक है। ये क्वेश्चन तभी आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या होना था, दैट इज 2, ठीक है, ओनली 2 स्टेटमेंट इज ट्रू। यहां पे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 की अगर बात करें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ रिपीटेड फॉल इन द सी लेवल गिवन राइज इन प्रेजेंट डे एक्सटेंसिव मार्शलैंड। मार्शलैंड एरिया जो है इंडिया के कोस्टल रीजन में होता है, ठीक है, मार्शलैंड एरिया इंडिया के कोस्टल रीजन में होता है। अब इंडिया के कोस्टल रीजन में यहाँ पे कुछ रीजन गिवन है जहां पे जो है इस प्रकार की एक्टिविटी देखने को मिलती है आपको। कैसे, रिपीटेड फॉल इन सी लेवल, सी लेवल जो है कंटिन्यूअसली डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, गिविंग राइज इन प्रेजेंट डे एक्सटेंसिव मार्शलैंड। मार्शलैंड बन रहा है जहां पे जो है क्या हो रहा है, पहले पानी जो है एंटर करता है एरियाज में, ठीक है, अब जो है विद टाइम जैसे जैसे यहाँ पे इवेपोरेट हो जाता है पानी, यहाँ पे जो है सॉल्ट की लेयर डिपॉजिट हो जाती है, ठीक है, सॉल्ट पेन्स बन जाते हैं। तो उस लैंड के रीजन की बात हो रही है। इसी तरीके से यहाँ दिए हुए कुछ रीजन, यहाँ पे 4 ऑप्शन है हमारे, दैट इज भितरकनिका मैनग्रोव। भितरकनिका कहाँ लोकेटेड है, दैट इज इन ओडिशा, ठीक है। उसी के साथ है मरकानम, यहाँ पे मरकानम साल्ट पेन्स, ये कहाँ है, दैट इज इन तमिलनाडु रीजन। इसी के साथ है यहाँ पे नोपाडा स्वैम्प, ये कहाँ लोकेटेड है, दैट इज इन आंध्र प्रदेश।
आंध्र प्रदेश रीजन में लोकेटेड है। कहने का मतलब ये तीनों रीजन जो है यहाँ पे लोकेटेड है। ठीक है, अगर आप मार्कर यहाँ पे बात करें साल्ट पैंस की, दैट इज इन तमिलनाडु। इसी तरीके से नौपाड़ा की बात करें, दैट इज इन आंध्र प्रदेश। इसी तरीके से अगर आप बात करें भितरकनिका की, ये लोकेटेड है उड़ीसा में। ठीक है, ये जो रीजन है यहाँ ईस्टर्न साइड लोकेटेड है। अगर यहाँ पे रन ऑफ कच्छ की बात करें, दैट इज लोकेटेड इन गुजरात। ठीक है, तो यहाँ पे जो है इसका आंसर क्या बना था हमारा, जहां पे यहाँ पे रिपीटेड फॉल इन सी लेवल देखने को मिल रहा है। क्या होता है, जैसे मॉनसून आता है तो मॉनसून जो है बारिश जो सी लेवल है उसको इंक्रीज कर देता है और सी का जो वाटर है एंटर करता है कहां पे, जो रन ऑफ कच्छ वाले रीजन में। ठीक है, लेकिन लेटर ऑन समर में क्या होता है, विद जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है समर में यहां से जो है इवेपोरेशन हो जाता है वाटर का। ठीक है, वापस इवेपोरेशन हो जाता है और एक एक्सटेंसिव मार्शलैंड तैयार हो जाता है। ठीक है, एक एक्सटेंसिव रीजन तैयार हो जाता है सॉल्ट का। गुजरात में आपने सुना होगा डांडी मार्च। ठीक है, डांडी मार्च में हुआ था। तो यहाँ पे जो है सॉल्ट के रिगार्डिंग जो है काफी ज्यादा डिपॉजिट देखने को मिलता है, बिकॉज यहाँ पे एक्सटेंसिव मार्शलैंड जो है वो बनता है। ठीक है, इसके रिगार्डिंग जो है क्वेश्चन पूछा गया। तो इसका आंसर क्या होना था हमारा, दैट इज डी शुड बी द आंसर। ठीक है, तो ये जो है मॉनसूनल इंपैक्ट भी देखने को मिल रहा है यहाँ पे, ये है यहाँ पे, दैट इज इन रन ऑफ कच्छ। इस रीजन की बात हो रही है। अब यहाँ पे क्या होगा, जब मॉनसून आएगा तो पानी जो है एंटर करेगा इस रीजन में। ठीक है, लेकिन लेटर ऑन विद इवेपोरेशन जो है यहाँ पे सॉल्ट की लेयर डिपॉजिट हो जाएगी। ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 की अगर बात करें, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 7 में 3 स्टेटमेंट है और पूछिए कौन सी स्टेटमेंट सही है इन तीनों में से। ठीक है, कौन सी स्टेटमेंट सही है। अगर पहली स्टेटमेंट की बात करते हैं, हिल्स गिवन है। पहली स्टेटमेंट बोला है कि अमरकंटक हिल जो कि सेंट्रल इंडिया में है। ठीक है, अमरकंटक हिल आर द, कहां पे है ये लोकेटेड, एट द, कहां पे लोकेटेड है, विंध्यास एंड सतपुड़ास के बीच है, सह्याद्रीज के बीच है। सह्याद्री किसको बोलते हैं, वेस्टर्न घाट को। महाराष्ट्र वाले बेल्ट में वेस्टर्न घाट को सह्याद्री बोलते हैं। ठीक है, तो ये बोल रही है पहली स्टेटमेंट। दूसरी स्टेटमेंट बोल रही है बिलीगिर रेंज या फिर बिलीगिरी रंजन हिल। बिलीगिरी रंजन हिल जो है कहां सिचुएटेड है, कहां कॉन्स्टिट्यूटेड है, ईस्टर्न मोस्ट पार्ट बनाती है ये किसका, सतपुड़ा रेंज का। सतपुड़ा रेंज का ईस्टर्न मोस्ट पार्ट बनाती है। ठीक है, तीसरी स्टेटमेंट बोल रही है शशिचलम हिल। शशिचलम हिल कॉन्स्टिट्यूट द सदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द वेस्टर्न घाट। अब यहाँ पे आपको जो है मेजर हिल्स जो है इंडिया की, उनके रिगार्डिंग जानकारी होनी चाहिए। इंडिया की मेजर हिल कहां कहां है, ठीक है, उनके रिगार्डिंग जानकारी होनी चाहिए। अगर यहाँ पे बात करते हैं इस क्वेश्चन का आंसर जो हमारा बनना था, इस क्वेश्चन का आंसर अगर यहाँ देखो, अमरकंटक हिल, अमरकंटक हिल जो है विंध्यास और सतपुड़ा के बीच है। अमरकंटक हिल जो है विंध्या और सतपुड़ा के बीच है, ना कि सह्याद्री के बीच। सह्याद्री जो है वेस्टर्न घाट है। ठीक है, सह्याद्री जो है इस रेंज को बोलते हैं महाराष्ट्र वाले बेल्ट में। अगर यहाँ पे बात करें अमरकंटक हिल की, तो यहाँ पे विंध्यास है फॉलोड बाय सतपुड़ा। सतपुड़ा मीन 7 रेंजेज। ठीक है, इसके बीच यहाँ लोकेटेड है अमरकंटक हिल। तो यहाँ पे इसका पहली स्टेटमेंट गलत है। सेकंड स्टेटमेंट की बात करें हम, सेकंड स्टेटमेंट की बात करें बिलीगिरी रंजन हिल। बिलीगिरी रंजन हिल जो है ईस्टर्न मोस्ट पार्ट किसका बनाती है, सतपुड़ा का नहीं बनाती। ये जो है किसका पार्ट बना रही है, दैट इज इन ईस्टर्न घाट। ईस्टर्न घाट वाले रीजन में है ये। ठीक है, ईस्टर्न घाट वाले रीजन में यहाँ पे आंध्र प्रदेश वाली बेल्ट में। तो ये जो है ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है। कौन सी हिल कहां पे लोकेटेड है, इसकी एक बेसिक जानकारी होनी चाहिए आपको। इसी तरीके से शशिचलम हिल की बात करते हैं। ठीक है, इस हिल की बात करते हैं तो ये भी ईस्टर्न घाट का पार्ट है, ना कि वेस्टर्न घाट का। ठीक है, ये ईस्टर्न घाट का पार्ट है और यहाँ लोकेटेड अगेन आंध्रा वाले रीजन में, इस रीजन में। ठीक है, तो ये इस रीजन का पार्ट है। तो ये जो है अगर स्टेटमेंट की बात करें तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। बेसिकली समझना यह है कि इंडिया में जो मेजर हिल्स है उनके रिगार्डिंग आपको जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, उनके रिगार्डिंग जानकारी होनी चाहिए, लोकेटेड कहां है, कौन सी रिवर वहां से फ्लो हो रही है। ठीक है, उसके रिगार्डिंग आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इनकी बेसिक लोकेशन कौन सी है, किसके लिए पॉपुलर है, अगर कोई वाइल्ड लाइफ के लिए पॉपुलर है, टाइगर रिजर्व के लिए पॉपुलर है, तो उनका क्वेश्चन भी पूछा जाता है। जैसे शशिचलम हिल, शशिचलम टाइगर रिजर्व, ये भी काफी फेमस रीजन है। ठीक है, तो उनके रिगार्डिंग आपको जानकारी होनी चाहिए। तो जिस तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसका आंसर क्या बनना था हमारा, पहली स्टेटमेंट गलत है। सेकंड स्टेटमेंट की बात करें ये भी गलत है। थर्ड स्टेटमेंट की बात करें अगेन रॉन्ग। तो हमारा आंसर क्या बनना था, दैट इज नन। कोई भी स्टेटमेंट सही नहीं है। करेक्ट पूछा है ना, कोई भी स्टेटमेंट सही नहीं है। ठीक है, अगर यहाँ पे बात करो कौन सी मेजर हिल्स है इंडिया में, इंडिया में मेजर हिल्स कौन कौन सी है, दैट इज हिमालय। हिमालय में सबसे ऊपर है काराकोरम रेंज, फॉलोड बाय लद्दाख रेंज। इसकी भी क्रोनोलॉजी पूछी जा सकती है। अब ये थोड़ा बेसिक क्वेश्चन हो गया, लेकिन क्रोनोलॉजिकल बेस पे अरेंजमेंट जो है डिफरेंट हिल्स की पूछी जा सकती है आपको। ठीक है, ये थोड़ा बेसिक है। यहाँ पे जैसे सबसे ऊपर है काराकोरम रेंज, फॉलोड बाय लद्दाख, देन फॉलोड बाय जास्कर रेंज। ठीक है, उसके बाद है हमारा ग्रेटर हिमालय, और ग्रेटर हिमालय के बाद मिड हिमालय की बात करें तो पीर पंजाल रेंज आती है, धौलाधार रेंज आती है। ठीक है, उसके बाद है शिवालिक रेंज।
इसी के साथ साथ यहाँ पे दैट इज अरावली हिल, और इनकी सबसे ऊंची पीक कौन सी है? गुरु शिखर है, गुरु शिखर के ऊपर माउंट आबू है। तो इसके रिगार्डिंग आपको जानकारी होनी चाहिए। ये पूछी जा सकती है मिकीर, अबोर, मिशमी, ये हिल्स कहाँ देखने को मिलती है, या फिर इनका अरेंजमेंट पूछा जा सकता है, ईस्ट टू वेस्ट और वेस्ट टू ईस्ट, इनके रिगार्डिंग आपको जानकारी होनी चाहिए। उसी के साथ साथ यहाँ पे बात करें पटकई बम, ठीक है, नागा हिल्स, मिजो हिल्स, गारो खासी जयंती, ये काफी पॉपुलर हिल्स है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ट्राइब के नाम पे ये हिल्स है, यहाँ पे हिल्स भी प्रेजेंट है इसी नाम से। तो इसी तरीके से यहाँ बात करें कौन सी रेंज है, विंध्या रेंज की बात कर रहे हैं, हुमायूं रेंज की बात कर रहे हैं। इसी तरीके से यहाँ पे देखो जो रिवर बहती है, यहाँ पे नर्मदा रिवर फ्लो होती है वैसे इस रीजन से, ठीक है, नर्मदा रिवर फ्लो होती है बिटवीन किसके बीच? विंध्या और सतपुड़ा रेंज के बीच, विंध्या और सतपुड़ा रेंज के बीच एक रिफ्ट वैली बनाती है नर्मदा रिवर, ठीक है। तो यहाँ पे उसके साथ साथ यहाँ पे आपको तापी रिवर भी देखने को मिलेगी। तो इसके रिगार्डिंग यहाँ पे क्वेश्चन पूछा होता है, सह्याद्री किसको बोलते हैं? सह्याद्री दैट इज इन वेस्टर्न घाट, महाराष्ट्र वाली बेल्ट में सह्याद्री बोलते हैं उसको। तो यहाँ पे कुछ रेंजेस दे रखी है, अगेन इनकी क्रोनोलॉजी पूछी जा सकती है आपसे। आप पलिनी हिल्स सबसे पहले आ रहा है, कुछ फेमस हिल्स है यहाँ पे, जबड़ी हिल्स, ये पूछी जा सकती है, कईयों बार एग्जाम में पूछी भी जा चुकी है, ठीक है। इनके रिगार्डिंग शशिचलम हिल्स जो यहाँ पे पूछी हुई है, शशिचलम, ठीक है। तो ये जो है कहाँ कहाँ कौन कौन सी हिल लोकेटेड है, खासतौर से वो हिल जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे आप हरिश्चंद्र रेंज कहाँ है, तो उसके रिगार्डिंग आपको जानकारी होनी चाहिए। जो लोकेटेड है नलमला हिल कहाँ लोकेटेड है, सातमला रेंज कहाँ लोकेटेड है, तो इसकी रिगार्डिंग आपको जानकारी होनी चाहिए, बिकॉज ये चीजें ज्यादातर एग्जाम में पूछी जाती है, ठीक है। जिस तरीके से क्वेश्चन बना है ऐसा क्वेश्चन और भी बन सकता है इसी बेसिस पे। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या पूछा था यहाँ पे? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट गिवन थी और पूछा गया था कि कौन सी स्टेटमेंट सही है, कौन सी स्टेटमेंट सही है। अगर स्टेटमेंट 1 की बात करें, स्टेटमेंट 1 में क्या पूछा है? द टेम्परेचर कंस्टेंट बिटवीन द कॉन्टिनेंट एंड ओशन इज ग्रेटर ड्यूरिंग द समर देन विंटर। अगर आप टेम्परेचर डिफरेंस की बात करो, टेम्परेचर डिफरेंस किसके बीच? कॉन्टिनेंट और ओशन के बीच, कॉन्टिनेंट और ओशन के बीच, वो ज्यादा देखने को कब मिल रहा है आपको? गर्मियों में, गर्मियों में इन द सेंस इंडिया के रिस्पेक्ट में बात हो रही है, ठीक है, समर में, देन विंटर, पहली स्टेटमेंट। दूसरी स्टेटमेंट क्या बोल रही है? द स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज मोर देन दैट ऑफ द लैंड सरफेस, ये स्टेटमेंट है। अब यहाँ पे अगर पहली स्टेटमेंट की बात करें, पहली स्टेटमेंट और दूसरी स्टेटमेंट एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती है। कैसे? स्पेसिफिक हीट जो है वाटर की वो ज्यादा होती है, वाटर जो है ना तो जल्दी गर्म होता है ना ही जल्दी ठंडा होता है, तो इसकी वजह से क्या चलती है यहाँ पे? लैंड एंड सी ब्रिज देखने को मिलती है, लैंड एंड सी ब्रिज, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वाटर जो है उसमें उतना वेरिएशन नहीं आता टेम्परेचर का कंपेयर टू लैंड। दिन में लैंड जो है ज्यादा गर्म देखने को मिलता है, जो अगर लैंड जल्दी गर्म है या ज्यादा गर्म है कंपेयर टू किससे? पानी से। यहाँ सी है, यहाँ लैंड है, अब पानी से जल्दी गर्म हो गया लैंड, तो यहाँ पे क्या होगा? टेम्परेचर हाई होगा, टेम्परेचर हाई होगा तो प्रेशर लो होगा, लो प्रेशर दिन के टाइम पे। तो विंड कहां से कहां चलती है? हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। सी में हाई प्रेशर है, यहाँ पे लो प्रेशर है, तो विंड की डायरेक्शन कैसी होगी? सी टू लैंड, तो यहाँ पे इसको बोलेंगे सी ब्रिज। तो दिन में सी ब्रिज बहती है, रात में लैंड ब्रिज बहती है, इसके ऑपोजिट। क्यों बहती है? बिकॉज यहाँ पे स्पेसिफिक हीट जो है वाटर की वो जो है ज्यादा है कंपेयर टू लैंड, ठीक है। तो ये जो यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट है ये सही है, और यही सेकंड स्टेटमेंट कॉम्प्लीमेंट करती है फर्स्ट स्टेटमेंट को, क्योंकि ये देखने को मिलता है कि नदर्न हेमिस्फीयर में ज्यादा कॉन्टिनेंटल पार्ट है कंपेयर टू सदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। और समर में क्या होता है? ये कॉन्टिनेंटल पार्ट जो है, ये जो लैंड सरफेस है, ये ज्यादा गर्म हो जाता है कंपेयर टू जो वाटर है, वहां पे ओशन है। इस वजह से जो है यहाँ पे डिफरेंस, जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो ज्यादा देखने को मिलता है, ठीक है, समर के केस में, ठीक है। बिकॉज इंडिया जो है नदर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है, और नदर्न हेमिस्फीयर में कॉन्टिनेंटल पार्ट ज्यादा है, जल्दी गर्म होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस देखने को मिलता है हमें। तो दोनों ही स्टेटमेंट जो है ट्रू है, दोनों ही स्टेटमेंट जो है ट्रू है। तो यहाँ पे अगर आप देखो इस तरीके से, देखो ये इक्वेटोरियल लाइन है, इक्वेटर से ऊपर कितना आपको कॉन्टिनेंटल पार्ट देखने को मिल रहा है? अगर आप सदर्न हेमिस्फीयर में देखो तो कॉन्टिनेंटल पार्ट बहुत कम है, ठीक है, कॉन्टिनेंटल पार्ट बहुत कम है, और यहाँ पे इक्वेटर से ऊपर देखने को मिलेगा बहुत सारे कॉन्टिनेंटल पार्ट देखने को मिलेगा आपको। तो यहाँ पे जो है ये वार्म हो जाता है, और ये कंपेरेटिवली इसके कंपैरिजन में उतना वार्म नहीं होता है, बिकॉज स्पेसिफिक हीट होती है इसकी। तो इस वजह से जो है यहाँ पे ये डिफरेंस देखने को मिलता है हायर समर में, क्योंकि सन रे यहाँ होती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास, ठीक है। तो इस वजह से ये जो है क्वेश्चन स्टेटमेंट होल्ड होती है। सेकंड स्टेटमेंट जो इन्होंने बोली थी स्पेसिफिक हीट, अगेन वो स्टेटमेंट एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रही है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होना था हमारा? इसका आंसर होना था कि बोथ द स्टेटमेंट आर करेक्ट एंड द स्टेटमेंट सेकंड इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1। तो हमारा जो आंसर होना था दैट इज ए शुड बी द आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया था कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अगेन दो स्टेटमेंट दी थी। जो अर्थक्वेक आता है
तो उसकी वेव्स होती है, जैसे पी वेव है, एस वेव है, इस तरीके से ये तो बॉडी वेव्स है। लेकिन इसके साथ साथ सरफेस वेव होती है, सरफेस वेव में एल वेव है, आर वेव है, तो डिफरेंट टाइप की वेव जनरेट करता है जो कि सिस्मोग्राफ में रिकॉर्ड होती है। ठीक है, सिस्मोग्राफ में इन वेव्स को रिकॉर्ड किया जाता है। अगर आप सरफेस बॉडी वेव की बात करो, पी वेव की बात करो, एस वेव की बात करो, तो पी वेव जो होती है दैट इज प्राइमरी वेव, एस वेव मीन सेकेंडरी वेव। जो प्राइमरी वेव है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि वो जो है सॉलिड से भी पास होती है, लिक्विड से भी पास होती है और गैसेस से भी पास होती है। अगर आप एस वेव की बात करो, वो किससे पास होती है, सेकेंडरी वेव, ओनली थ्रू सॉलिड। तो इसी से तो हमें पता चला अर्थ के इंटीरियर में है क्या। हमें पता चला कि जो आउटर कोर है हमारे अर्थ का वो लिक्विड फॉर्म में है। ठीक है, क्योंकि वहां से एस वेव क्रॉस नहीं कर रही थी। ठीक है, तो हमारे जो इंटीरियर ऑफ अर्थ है उनको स्टडी करने के लिए ये सिस्मोग्राफ के थ्रू ये वेव्स जो है इनकी स्टडी काफी हेल्पफुल रही है हमें। ठीक है, उसी के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा है यहाँ पे। पी वेव पहली स्टेटमेंट बोल रही है, पूछा गया है करेक्ट क्या है। पहली स्टेटमेंट बोल रही है इन सिस्मोग्राफ पी वेव आर रिकॉर्डेड अर्लियर देन एस वेव। पी वेव की जो स्पीड है रिकॉर्डेड अर्लियर देन एस वेव। मान लो अर्थक्वेक आया तो अर्थक्वेक एक फोकस होता है। ठीक है, फोकस पॉइंट है जहां से अर्थक्वेक जनरेट हो रहा है। अर्थक्वेक सबसे पहले जो है सरफेस पे पहुंचता है उसको बोलते हैं एपिसेंटर, उस रीजन को जहां पे फील होता है अर्थक्वेक सबसे पहले, इसके जस्ट परपेंडिकुलर। ठीक है, एपिसेंटर। और यहां पे जो है सबसे तेज चलने वाली जो वेव है सबसे पहले रिकॉर्ड होती है दैट इज पी वेव, फॉलोड बाय एस वेव। ठीक है, और सरफेस वेव जो है वो सबसे लास्ट में फील होती है और सबसे डिस्ट्रक्टिव भी यही होती है। ठीक है, तो यहाँ पे पी वेव की बात हो रही है कि इसकी स्पीड जो है एस वेव से ज्यादा है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। ठीक है, उस सेंस में। अगर यहाँ पे पी वेव की बात करें सेकंड स्टेटमेंट में, द इंडिविजुअल पार्टिकल वाइब्रेट टू एंड फ्रो इन द डायरेक्शन ऑफ द वेव प्रोपेगेशन। जहां पे वेव प्रोपेगेट करती है उसके टू एंड फ्रो वाइब्रेट करते हैं। ठीक है, इंडिविजुअल पार्टिकल कहने का मतलब है यहाँ पे हॉरिजॉन्टल या फिर लॉन्गिट्यूडनल वेव मोमेंट होता है। तो पी वेव कैसी वेव है, लॉन्गिट्यूडनल वेव है। और इसके रिस्पेक्ट में एस वेव बोल रही है, एस वेव पार्टिकल वाइब्रेट अप एंड डाउन, ऐसे एस वेव का वर्टिकल मूवमेंट देखने को मिल रहा है, पार्टिकल वाइब्रेट अप एंड डाउन। तो यहाँ पे ट्रांसवर्स वेव है। ठीक है, ये आपने याद रखना है कि पी वेव क्या है, दैट इज लॉन्गिट्यूडनल वेव, एस वेव क्या है, दैट इज ट्रांसवर्स वेव। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होना था, ये जो है ये स्टेटमेंट भी सही है, ये स्टेटमेंट भी सही है, बोथ द स्टेटमेंट आर ट्रू। पूछा गया है करेक्ट कौन सा है, करेक्ट जो है हमारा दैट इज सी शुड बी द आंसर। ये बेसिकली क्वेश्चन जो है उस लाइन में था जिस प्रकार के क्वेश्चन जो है आपसे पहले भी पूछे जा चुके हैं। यहाँ पे अगर ये होता कि ओनली वन स्टेटमेंट इज ट्रू, ट्रू स्टेटमेंट इज ट्रू, तो थोड़ा सा क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड हो सकता था। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन जो है बेसिकली इजिएस्ट साइड में क्वेश्चन पूछा हुआ था पी एंड एस वेव से। ठीक है, सिस्मोग्राफ की जो वेव्स रिकॉर्ड होती है, यहाँ पे देखो सिस्मिक वेव्स, बॉडी वेव होती है, सरफेस वेव होती है। इसमें भी लॉन्गिट्यूडनल वेव कौन सी होती है, दैट इज पी वेव। ट्रांसवर्स वेव कौन सी होती है, दैट इज एस वेव। क्योंकि ये जो है इनकी मोमेंट एक की वर्टिकली देखने को मिलती है आपको, एक की हॉरिजॉन्टली। इस तरीके से रेले वेव, आर वेव देखने को मिल रही है, लब वेव, ये सरफेस वेव है जो सरफेस के ऊपर फील होती है और सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होती है और ये लास्ट में महसूस होती है। ठीक है, सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्शन यही वेव लाती है। अगर यहाँ पे पी वेव की बात करो, आपको हॉरिजॉन्टल देखने को मिल रहा है, किस तरीके से इनकी मूवमेंट हो रही है। और ये जो है एस वेव वाइब्रेशन जो है आपको एक लहरों की तरह देखने को मिल रही है। ठीक है, वर्टिकल मूवमेंट देखने को मिल रही है। तो इस प्रकार से आपको एक बेसिक नॉलेज होनी चाहिए इसके रिगार्डिंग। ये क्वेश्चन जो है डुएबल क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं, विद रेफरेंस टू कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट इन इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पे 3 स्टेटमेंट दी है और पूछे कौन सी स्टेटमेंट सही है थर्मल पावर प्लांट के रिगार्डिंग। पहली स्टेटमेंट की बात करें, नन ऑफ देम यूज सी वाटर। जो इंडिया में थर्मल पावर प्लांट है या फिर जो थर्मल पावर प्लांट होते हैं इंडिया के रिस्पेक्ट में क्वेश्चन पूछा है, तो यहाँ पे कोई भी थर्मल पावर प्लांट जो है सी वाटर का यूज नहीं करता, पहली स्टेटमेंट बोल रही है। दूसरी स्टेटमेंट बोल रही है, नन ऑफ देम इज सेट अप इन वाटर स्ट्रेस डिस्ट्रिक्ट। वाटर स्ट्रेस डिस्ट्रिक्ट मतलब जैसे अगर डेजर्ट की बात करें या फिर जो स्ट्रेस एरिया जैसे रन ऑफ कच्छ की बात करें, उन रीजन में जो है कोई भी सेटअप नहीं है। अगर आप यहाँ पे कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट की बात करें, नन ऑफ देम इज प्राइवेटली ओन, कोई भी जो है प्राइवेटली ओन नहीं है, सब जो है पब्लिक ओन जो है सेटअप है कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट। तो यहाँ पे इसके रिगार्डिंग पूछा है कि कौन सी स्टेटमेंट सही है। अगर आप बात करें यहाँ पे कि सी वाटर यूज होता है कि नहीं होता है, देखो थर्मल पावर प्लांट पे दोनों ही टाइप का वाटर यूज होता है, फ्रेश भी और सी भी। ठीक है, जो कोस्टल रीजन में थर्मल पावर प्लांट होते हैं ऑब्वियसली वो सी वाटर का यूज करते हैं कूल डाउन करने के लिए। ठीक है, तो कूलिंग के रूप में यूज होता है वाटर का, तो यहाँ पे जो है सी वाटर का यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर आप बात करें कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट जो कि गुजरात वाले रीजन में है, जो कि अडानी ओन करते हैं उस रीजन में, या फिर बहुत सारे ऐसे थर्मल पावर प्लांट है जहां पे सी वाटर का यूज हो रहा है, तो ये जो है स्टेटमेंट ये होल्ड नहीं करती उस रिस्पेक्ट में।
सेकंड अगर स्टेटमेंट की बात करें वाटर स्ट्रेस एरिया, अगर बात करें वाटर स्ट्रेस एरिया जहां पे वाटर की कमी देखने को मिल रही है, उस एरिया में, उन एरियाज में भी यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कि वहां पे भी पोर्ट जो है, अगर ये जो कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट है ये लोकेटेड है बहुत सारे रीजन में इंडिया में, ठीक है, वहां पे आपको देखने को मिलता है ये प्लांट्स। और इसी तरीके से अगर आप प्राइवेटली ओन की बात करें तो देखो जितने भी टॉप बिजनेस लीडर है वो जो है कहीं ना कहीं इसमें जो है उन ओन करते हैं इनको कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट को। चाहे आप टाटाज की बात करो, अदानी की बात करो, अंबानी की बात करो, ये कहीं ना कहीं इनकी इन्वेस्टमेंट है इसमें। तो कहने का मतलब है ये प्राइवेटली ओन भी होते हैं। तो ये तीनों ही स्टेटमेंट जो है गलत है इस रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो तीनों ही स्टेटमेंट गलत है और पूछा है कि कौन सी स्टेटमेंट सही है, तो इसका आंसर क्या होना था, दैट इज नन, कोई भी स्टेटमेंट सही नहीं है, ठीक है। अगर यहां पे बात करो एग्जांपल दिया हुआ है इसका, किसका, दैट इज मुद्रा, जिसको ओन करते हैं कौन, अदानी। मुद्रा थर्मल पावर प्लांट जिसको ओन करते हैं अदानी, दैट इज लोकेटेड इन गुजरात। और ये स्ट्रेस वाटर स्ट्रेस रीजन में, वाटर स्ट्रेस रीजन में कैसे, रन ऑफ कच्छ, रन ऑफ कच्छ में लोकेटेड है, ठीक है। तो ये जो है उस रीजन में लोकेटेड है। तो ये जो प्राइवेटली ओन भी है और वाटर स्ट्रेस रीजन में भी लोकेटेड है। और ये जो है यूज किसका करता है, दैट इज सी वाटर का यूज करता है, सी वाटर का यूज करता है किसके लिए, यूटिलाइज सी वाटर फॉर कूलिंग, कूलिंग के लिए, ठीक है। तो ये जो है हमारी स्टेटमेंट इसी एक एग्जांपल के थ्रू जो है फॉल्स हो जाती है, जितनी भी तीनों स्टेटमेंट थी। तो नन ऑफ देम इज करेक्ट, डी शुड बी द आंसर। तो इस प्रकार से आपको डिफरेंट थर्मल पावर प्लांट के रिगार्डिंग थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं, विद रेफरेंस टू अर्थ एटमॉस्फेयर, अर्थ के एटमॉस्फेयर की बात हो रही है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सी स्टेटमेंट सही है, अर्थ के एटमॉस्फेयर में कौन सी स्टेटमेंट सही है उसके रिगार्डिंग। पहली स्टेटमेंट बोल रही है द टोटल अमाउंट ऑफ इंसोलेशन, इंसोलेशन मीन जो अंदर इनकमिंग रेडिएशन है, शॉर्ट वेव रेडिएशन रिसीव एट द इक्वेटर रफली इज 10 टाइम ऑफ दैट रिसीव एट द पोल। ये बहुत ही रफ नंबर है, इतना नंबर जो है, इतना वेरिएशन नहीं देखने को मिलता। रिसीव 10 टाइम दैट ऑफ द पोल्स, पहली स्टेटमेंट बोल रही है। इंफ्रारेड रे कॉन्स्टिट्यूट रफली 2/3 ऑफ द इंसोलेशन, दूसरी स्टेटमेंट बोल रही है। थर्ड स्टेटमेंट बोल रही है इंफ्रारेड रे आर लार्जली ऑब्जर्व कर दी जाती है किसके, बाय वाटर वेपर दैट इज कंसंट्रेटेड ऑन द लोअर एटमॉस्फेयर, जो वाटर वेपर लोअर एटमॉस्फेयर में कंसंट्रेटेड होते हैं वो जो है इंफ्रारेड रे को ऑब्जर्व कर लेते हैं, ठीक है, ये स्टेटमेंट बोल रही है। द फोर्थ स्टेटमेंट इज सेइंग कि यहाँ पे इंफ्रारेड वेव्स आर पार्ट ऑफ विजिबल स्पेक्ट्रम, विजिबल स्पेक्ट्रम का पार्ट है किसमें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव्स का एक स्पेक्ट्रम बना हुआ है सोलर रेडिएशन का, उसमें इंफ्रारेड रे जो कि पार्ट है किसका, विजिबल स्पेक्ट्रम का। ये जो स्टेटमेंट बोल रही है। पहली स्टेटमेंट की अगर बात करें तो इतना वेरिएशन नहीं है, इतना वेरिएशन नहीं है किसमें, इंसोलेशन में। अगर आप इक्वेटर और ट्रॉपिकल पोलर की रीजन की बात करें, ये बोला है 10 टाइम वेरिएशन है, तो ये स्टेटमेंट यही गलत हो जाती है, ये वेरिएशन इतना नहीं है। अगर दूसरी बात करें इंफ्रारेड की, इंफ्रारेड रे की, इंफ्रारेड रे जो है कॉन्स्टिट्यूट करती है रफली 2/3 इंसोलेशन का, ये भी स्टेटमेंट गलत है, बिकॉज इतना ज्यादा जो है ये कॉन्स्टिट्यूट नहीं करती, ठीक है। ये भी जो फिगर दिया हुआ है दैट इज रॉन्ग। इसके साथ साथ यहां पे अगर स्टेटमेंट की बात करें इसकी, इंफ्रारेड वेव की आर पार्ट ऑफ विजिबल स्पेक्ट्रम, ये विजिबल स्पेक्ट्रम का पार्ट नहीं होते, ये जो है विजिबल स्पेक्ट्रम का पार्ट नहीं होती, ठीक है, ये अलग है। अगर आप यहाँ पे बात करो जैसे रेडियो वेव्स होती है, एक्स रेज होती है, यूवी रेज होती है, ठीक है, इसी के साथ इंफ्रारेड रे होती है, इसी तरीके से जो है डिफरेंट टाइप की रेज होती है, उसमें जो है विजिबल स्पेक्ट्रम में ये डिफरेंट होती है कंपेयर टू विजिबल स्पेक्ट्रम, ठीक है, उससे। तो यहाँ पे जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की अगर बात करें उसके स्केल के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, तो ये जो है ये स्टेटमेंट भी गलत है उस रेफरेंस में, ठीक है। तो बात करते हैं यहाँ पे हमारा आंसर क्या होना था कि जो इंफ्रारेड रे जो कि जो है क्या है, लॉन्ग वेव रेडिएशन जो कि हमारे अर्थ से वापस जा रही है, उनको जो है रोकता है, कौन रोकता है, दैट इज वाटर वेपर जो कि ग्रीन हाउस गैस का पार्ट है, वाटर वेपर जो कि एक्ट करता है ग्रीन हाउस गैस के लिए, जैसा तो ये क्या करता है, इनको प्रोहिबिट करता है वो बाहर जाने से, जो ये लॉन्ग वेव रेडिएशन इनको रोकता है, ठीक है। इस वजह से जो है यहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग कॉज करता है वाटर वेपर, ठीक है, जो कि अपने आप में ग्रीन हाउस गैस का पार्ट है, CO2 है ग्रीन हाउस गैस। इसी तरीके से जो है वाटर वेपर O3 जो कि ट्रॉपिकल रीजन में ग्रीन हाउस गैस का काम करती है, तो यहाँ पे जो है ये इंफ्रारेड रे को रोकती है बाहर जाने से। तो ये जो स्टेटमेंट सही है, लोअर ट्रॉपिकल लेवल में प्रेजेंट होती है वाटर वेपर, वो इसको रोकती है, ठीक है, तो ये और ऑब्जर्व कर लेती है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट जो है सी स्टेटमेंट सी हमारी आंसर होना था इसका, ठीक है। यहां देखो लॉन्ग वेव रेडिएशन कौन सी होती है, जो बाहर जा रही होती है, ठीक है, और इनकमिंग रेडिएशन जो इंसोलेशन होती है दैट इज शॉर्ट वेव रेडिएशन। तो यहाँ पे जो है हमारा आंसर क्या बनना था, क्योंकि ये जो रेडिएशन है जो बाहर जा रही है लॉन्ग वेव रेडिएशन,
इन रेडिएशन को जो है वाटर वेपर रोकते हैं, ठीक है, इन रेडिएशन को रोकते हैं, इस वजह से जो है ग्लोबल वार्मिंग कॉज होती है, ठीक है, इस वजह से जो है ग्लोबल वार्मिंग कॉज होती है। तो यहाँ पे उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा हुआ था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट गिवन है और कौन सी स्टेटमेंट सही है ये पूछा है, ठीक है, कौन सी स्टेटमेंट सही है। अगर स्टेटमेंट 1 की बात करें, स्टेटमेंट 1 क्या पूछी है, स्टेटमेंट 1 इसमें पूछा है कि इंडिया डिस्पाइट हैविंग यूरेनियम डिपॉजिट, इंडिया के पास यूरेनियम डिपॉजिट है, ठीक है, जिस इंडिया के पास जो अगर बात करें छोटा नागपुर प्लेटू वाले रीजन में यूरेनियम डिपॉजिट देखने को मिलता है। ये जो है कोल पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है इसकी इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए, पहली स्टेटमेंट बोल रही है। सेकंड स्टेटमेंट क्या बोल रही है, यूरेनियम इनरिच टू द एक्सटेंट कितना है, एटलीस्ट 60% इज रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए क्यों इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन कम है यूरेनियम का इंडिया में, क्योंकि ये जो है 60% तो चाहिए एटलीस्ट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ऐसा ये सेकंड स्टेटमेंट बोल रही है। इसका आंसर क्या होना था, इंडिया में अभी भी 75% तक जो है इलेक्ट्रिसिटी डिपेंडेंट किस पे है, कोल बेस पे। अगर यहाँ पे बात करें, यहाँ पे 60% जो यहाँ पे फिगर दिया हुआ यूरेनियम का, ये सिर्फ ओनली 5% है, नॉट 60%, ठीक है। इसकी रिक्वायरमेंट चाहिए 5% यूरेनियम की इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। तो ये सेकंड स्टेटमेंट गलत है, फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू है। हमारा आंसर क्या होना था, दैट इज सी, फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू एंड द थर्ड सेकंड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, ठीक है। तो ये हमारे क्वेश्चन थे, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे हुए हैं, इसका आंसर सी होना था। तो इसी प्रकार से जो है इन द कमिंग टाइम क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आपकी प्रिपरेशन इस बेस पे होनी चाहिए, आप इनको स्टडी करो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस, और किस तरीके से जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं या फिर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जिसमें आपको अब जो है एलिमिनेशन मेथड अप्लाई नहीं कर पा रहे हो, तो एलिमिनेशन मेथड तो अब आपको उस तरीके की स्टडी करनी है कि हर एक स्टेटमेंट के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, तभी जो है क्वेश्चन सॉल्व हो पाएंगे। तो 2024 के लिए आपको डेप्थ में नॉलेज चाहिए एनसीईआरटी की, और इसी तरीके से मैपिंग की कि कौन सी लेक कहां पे है, कौन सी रिवर कहां है, किस तरीके से फ्लो हो रही है, और कौन कौन से यहाँ पे लैंडस्केप बन रहे हैं। तो इनके रिगार्डिंग आपको डेप्थ में नॉलेज चाहिए, तभी आप इन क्वेश्चन से डील कर पाओगे। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।